हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। टॉपिक इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर का क्या मतलब होता है कि हम ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग और वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड हम मूव कर सकते हैं या सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड मूव या रेफर कर सकते हैं। तो उनकी वैल्यूज में क्या चेंज आता है, वो कैसे सर्किट चेंज हो जाता है, उसकी डिटेलिंग जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टिव ड्रॉप इन प्राइमरी। तो रजिस्टिव ड्रॉप इन प्राइमरी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I1 R1 से। सिमिलरली रिएक्टिव ड्रॉप इन प्राइमरी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I1 X1 से। रजिस्टिव ड्रॉप इन सेकेंडरी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I2 R2 से। और सिमिलरली रिएक्टिव ड्रॉप इन सेकेंडरी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I2 X2 से। हम इसमें पहला पार्ट ले रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर में, रेफर टू सेकेंडरी साइड। देखिए जब मैं क्या करते हैं, रेफर टू सेकेंडरी साइड का क्या मतलब है कि जब प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड पर हम रेफर करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनता है। तो पहले मैं एक सर्किट बना रहा हूं, देखिए दिस इज रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, दिस इज लोड एंड दिस इज इनपुट। तो सेकेंडरी साइड पे रेफर किया है तो इसको तो मैं R2 X2, यहां पे ये वोल्टेज V2, करंट इसमें I2। सेकेंडरी साइड वाला तो वैसे का वैसे ही कर दिया, रेजिस्टेंस R2, रिएक्टेंस X2, करंट I2 और इसके अक्रॉस जो होता है वोल्टेज V2। जब प्राइमरी से सेकेंडरी में हमने इसको रेफर किया है तो ये रेजिस्टेंस जो बनेगा ये है K² R1, ये रिएक्टेंस जो बनेगा दिस इज K² X1 और ये जो वोल्टेज है यहां पे ये बनेगा KV1। जहां पर K क्या चीज होती है? ट्रांसफॉर्मर रेशियो। किसके बराबर होता है? हम पढ़ चुके हैं V2/V1, E2/E1 या N2/N1 और या फिर I1/I2। ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो ये क्या चीज बनाई मैंने? दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड। तो देखिए बनाई कैसे, ये कैसे आया, ये जो है K² R1 और K² X1 आया कैसे? तो जब हम प्राइमरी साइड के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड पर रेफर करते हैं तो ये जो प्राइमरी साइड पर रेजिस्टेंस आता है ये आएगा K(I1 R1) और सिमिलरली रिएक्टेंस हमारा बन जाता है K(I1 X1)। अब यहां पे I1 की वैल्यू क्या है? देखिए I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 इज इक्वल टू K इंटू I2। तो ये I1 को मैं यहां पे लिख दूं, दिस इज K इंटू I2 मल्टीप्लाइड बाय R1। तो ये क्या हो गया? K² I2 R1, यानी I2 के साथ में जो I2 तो करंट हो गई, K² R1। तो देखिए यही लिखा है यहां पे K² R1 तो रेजिस्टेंस हो गया और इसमें करंट जो है वो क्या चीज है? I2 करंट ही है। सिमिलरली यहां पे K(I1 X1), तो K(I1) की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी यहां पर? K(I2) इंटू X1, अगेन इट विल बी K² I2 X1। तो करंट तो ये I2 है ही इसमें और रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? K² X1 एंड दैट इज द रीजन हियर वी हैव मेंशन्ड K² X1। तो ये चीज हो गई। तो टोटल रजिस्टिव ड्रॉप हमारा हो गया, टोटल रजिस्टिव ड्रॉप वो क्या हो गया? देखिए हमारा I2 इंटू R2 प्लस K² R1 I2। तो इसमें से मैंने I2 को कॉमन ले लिया तो ये आपका आ जाएगा R2 प्लस K² R1। तो इसको मैं लिख देता हूं RO इंटू I2। दिस इज टोटल रजिस्टिव ड्रॉप। सिमिलरली टोटल रिएक्टिव ड्रॉप की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा? I2 X2 प्लस K² X1 इंटू I2। तो वही I2 को कॉमन ले लेते हैं
तो ये आपका बन जाएगा x2 प्लस के स्क्वायर x1। तो इसको मैं लिख देता हूं I2 इंटू एक्सओ। दिस इज टोटल रिएक्टिव ड्रॉप, दिस इज टोटल रजिस्टिव ड्रॉप। तो अगर मैं इससे फेजर डायग्राम बनाने की बात करूं कि हमारा फेजर डायग्राम इसमें रेफर टू सेकेंडरी साइड पे क्या होगा, तो देखिए क्या बनेगा कि ये तो हुआ V2, दिस इज V2। हम इसमें ये मान रहे हैं कि लैगिंग करंट है, मींस ये जो लोड है हमारा वो RL नेचर का लोड है। तो करंट हमने इसमें मान ली, दिस करंट इज I2 विच इज φ2 एंगल पे करंट इज लैगिंग इन नेचर। तो ये V2 हो गया, ये I2 हो गया। तो इस वाले डायग्राम में अगर मैं KVL की बात करूं तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए, दिस इज I2 R नॉट प्लस I2 X नॉट प्लस V2 इज इक्वल टू KV1। ये इस वाली लूप इक्वेशन में इक्वेशन लगाने से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, V2 प्लस I2 RO प्लस I2 XO इज इक्वल टू KV1। तो V2 को हमने रेफरेंस लिया क्योंकि लोड इंडक्टिव नेचर का है, इसलिए करंट I2 को हमने क्या कर दिया, φ2 एंगल पे लैग करता हुआ कर दिया। अब V2 में मुझे क्या जोड़ना है, I नॉट I2 R नॉट। तो देखिए I2 की डायरेक्शन में ये जुड़ गया आपका I2 R नॉट इसी डायरेक्शन में, इससे 90 डिग्री पर दिस इज I2 X नॉट, और इन दोनों का जो है यहां से जो सम हो जाएगा V2 प्लस I2 R नॉट प्लस I2 X नॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा, KV1। तो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर व्हेन द प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड। इसकी मैथमेटिक्स की बात करूं तो इससे KV1 हमारा निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ V2 प्लस I2 RO cos phi प्लस I2 XO sin phi का होल स्क्वायर प्लस I2 XO cos phi माइनस I2 RO sin phi का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें क्या होता है, ये वाली जो टर्म है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, KV1 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 RO cos phi प्लस I2 XO sin phi। तो अगर मैं इससे V2 की बात करूं, V2 सेकेंडरी साइड वोल्टेज, वो क्या आ जाएगा, KV1 माइनस I2 RO cos phi माइनस I2 XO sin phi। और अगर मैं रजिस्टिव लोड ले लेता हूं, प्योरली रजिस्टिव लोड ले लेते हैं अगर हम, तो phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो उस केस में V2 हमारा क्या आ जाएगा, KV1 माइनस I2 RO, दिस विल बी द वोल्टेज। नेक्स्ट है इसी में सेकंड, रेफर टू प्राइमरी साइड। रेफर टू प्राइमरी साइड मींस इक्विवेलेंट सर्किट को हम प्राइमरी साइड पे रेफर कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनता है। देखिए, दिस इज R1 X1, दिस इज रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड दिस इज लोड। ये वोल्टेज जो है दिस इज वोल्टेज V1, दिस इज R2 बाय K स्क्वायर, दिस इज X2 बाय K स्क्वायर, this is will be V2 by K and this will be I1 is equal to K of I2। तो ये क्या चीज हो गई, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर्ड टू प्राइमरी साइड। रेफर्ड टू प्राइमरी साइड मतलब हमने क्या किया है, प्राइमरी साइड पे जो है ट्रांसफॉर्मर को रेफर किया है सर्किट को। अगेन K की वैल्यू वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं, V2 बाय V1 इज इक्वल टू E2 बाय E1 इज इक्वल टू N2 बाय N1 इज इक्वल टू I1 बाय I2। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस को हम प्राइमरी साइड पे रेफर करेंगे तो दिस इज सेकेंडरी रेजिस्टेंस व्हेन रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, रेफर्ड टू प्राइमरी। तो देखिए वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू I2 R2 डिवाइड बाय K हो जाता है। वहां पे पहले क्या हो रहा था, जब हम सेकेंडरी साइड रेफर कर रहे थे तो K टाइम्स था, यहां पे डिवाइड बाय K, यानी सेकेंडरी रेजिस्टेंस व्हेन रेफर टू प्राइमरी साइड इट इज I2 R2 डिवाइड बाय K। और I2 देखिए यहां से क्या आएगा, I2 की वैल्यू क्या है, I2 विल बी इक्वल टू, कहां से आएगा, K इज इक्वल टू
I1 अपॉन I2 से, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 अपॉन K। तो I2 की वैल्यू अगर मैं वहां पे रखूंगा तो ये क्या बनेगा, दिस इज I1 अपॉन K इंटू R2 अपॉन K, दैट मीन्स R2 I1 अपॉन K स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस व्हेन रेफर टू प्राइमरी साइड। सिमिलरली अगर मैं ऐसे के ऐसे मैं बात करूं, सेकेंडरी रिएक्टेंस, सेकेंडरी रिएक्टेंस व्हेन रेफर टू प्राइमरी साइड, तो वो क्या बन जाएगा, देखिए ऐसे कैसे हो जाएगा, I2 इंटू X2 अपॉन K। जैसे यहां पे ये था I2 R2 अपॉन K, यानी डिवाइड बाय K हो जाएगा। और अगेन इसमें क्या हो जाएगा, जैसे वहां हमने किया I2 इज इक्वल टू अगर I1 बाय K करेंगे तो ये क्या चीज निकल के आएगी, ये जो है यहां पे मैं यही कर देता हूं I1 अपॉन K इंटू X2 अपॉन K, दैट मीन्स इक्वल टू I1 X2 अपॉन K स्क्वायर। तो दिस इज टोटल सेकेंडरी रिएक्टेंस व्हेन रेफर टू प्राइमरी साइड, इट इज गिवन एज I1 X2 अपॉन K स्क्वायर। और इसीलिए यहाँ पे जो है ये X2 अपॉन K स्क्वायर जो है अपन ने यहाँ पे लिखा था। और ये जो आया था यहाँ पर रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या था, R2 अपॉन K स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे सेकंड जो हमने डायग्राम बनाया उसमें R2 अपॉन K स्क्वायर लिखा है। तो देखिए टोटल रजिस्टिव ड्रॉप क्या हो जाएगा, इसमें मैं यहां लिख देता हूं, टोटल रजिस्टिव ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा, रजिस्टिव ड्रॉप की बात करें तो I1 इंटू R1 प्लस यहां पर I1 के साथ में रेजिस्टेंस कितना है, I1 के साथ में R2 अपॉन K स्क्वायर, दिस इज R2 अपॉन K स्क्वायर। तो मैं इसको लिख दूंगा I1 R1 प्लस R2 अपॉन K स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देता हूं I1 RO1 लिख देता हूं, 1 मींस कि ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन K स्क्वायर। तो ये तो हो गया टोटल रजिस्टिव ड्रॉप व्हेन रेफर टू प्राइमरी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं टोटल रिएक्टिव ड्रॉप की, अगर ऐसे कैसे मैं लिखूं व्हेन रेफर टू प्राइमरी साइड, तो वो क्या हो जाएगा, I1 X1 प्लस I1 X2 अपॉन K स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा I1 X2 अपॉन K स्क्वायर, यानी ये आपका I1 अपन कॉमन ले लें इसमें भी, X1 प्लस X2 अपॉन K स्क्वायर, दैट मीन्स I1 XO1 where XO1 is equal to X1 plus X2 upon K square. So these are the total resistive drop and reactive drop when referred to primary side. देखिए इसके फेजर डायग्राम की अगर बात करें तो मैं इस लूप इक्वेशन में यहाँ पे जो है लूप इक्वेशन लगा देता हूं इस लूप में, तो क्या निकल के आएगा कि दिस इज V2 बाय K प्लस करंट I1, जो रेजिस्टेंस था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2 बाय K स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया था RO1 प्लस I1 X1 प्लस X2 बाय K स्क्वायर को हमने लिख दिया था XO1। तो V2 बाय K प्लस I1 RO1 प्लस I1 XO1 ये किसके बराबर आ गया, V1 के बराबर आ गया। तो ये हमारी KVL इक्वेशन आई। तो इस इक्वेशन से हम जो है फेजर डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। देखिए तो रेफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 बाय K, क्योंकि हमारा लोड जो है अगेन इंडक्टिव लोड है, इंडक्टेंस में क्या होती है, करंट लैग कर रही है। तो करंट अगर हमारी यहां लैग कर रही है तो ये जो I2 करंट है, चाहे मैं ये I2 करंट बोलूं बिकॉज I1 इक्वल टू KI2, तो अगर हम फेज की बात करें तो दोनों सेम फेज में है, केवल K का यहाँ पे डिफरेंस है। तो V2 बाई K और I2 के बीच में एंगल φ2, और ये मैं इसमें क्या है, ये I1 भी इसी फेज में होगी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि V2 बाई K में मुझे I1 RO1 और I1 XO1 जोड़ना है। तो जो I2 है उसी के सेम फेज में I1 होगी। तो V2 बाई K, अब इसके सीरीज में मुझे जोड़ना है I1 RO1, तो I1 की डायरेक्शन भी यही होगी, तो दिस विल बी I1 RO1, ठीक, प्लस I1 XO1 क्या होगा, इससे 90 डिग्री पर, तो इससे 90 डिग्री पे जो है दिस विल बी I1 XO1, और इन तीनों का सम V2 बाई K प्लस I1 RO1 प्लस I1 XO1, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आवर वोल्टेज दैट इज V1, दैट इज अप्लाइड वोल्टेज। क्लियर। देखिए इस फेजर डायग्राम की अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ V2 बाई K प्लस I1 RO1 cos phi प्लस I1 XO1 sin phi का होल स्क्वायर
प्लस I1 XO1 cos phi माइनस I1 RO1 साइन फाई का होल स्क्वायर। अब क्या होता है, अगेन जैसे पहले किया था कि ये क्योंकि माइनस है तो इस टर्म को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, तो हमारा V1 क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, V1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V2 बाय K प्लस I1 RO1 cos phi प्लस I1 XO1 साइन फाई। ये अगर मैंने इसको जीरो कर दिया, तो स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये अंडर रूट यहां से हट जाएगा, दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 बाय K प्लस दिस। अगर मैं प्योरली रजिस्टिव लोड लेता हूं जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, तो हमारा फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर फाई प्योरली रेजिस्टेंस के केस में अगर मैं बोलूं फाई जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इससे हमारा V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2 बाय K प्लस I1 RO1 cos phi is 1, यानी V1 इज इक्वल टू V2 बाय K प्लस I1 RO1। दिस इज फॉर प्योरली रजिस्टिव लोड, R लोड। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर में हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस जो है हमारा ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता है उसे हम सेकेंडरी साइड पे ट्रांसफर करते हैं, दैट इज रेफर टू प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड, एंड वाइस वर्सा, दैट इज सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस कैन बी रेफर टू प्राइमरी साइड। एंड वी हैव सीन द बिहेवियर ऑफ the equivalent resistance and reactance during last our session. Today our topic is exact equivalent circuit of transformer. Exact equivalent circuit of transformer. तो अगर मैं exact equivalent circuit of transformer को derive करने की बात करता हूं, तो मैं पहले equivalent circuit बना रहा हूं ट्रांसफॉर्मर का, जिसमें कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1, वाइंडिंग का रिएक्टेंस X1, प्राइमरी करंट I1, दिस इज नो लोड करंट दैट इज I5। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस को हम R0 से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस को X0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेजिस्टेंस है दैट इज फॉर कोर लॉस कंपोनेंट, तो इसको हम IC दैट इज कोर लॉस कंपोनेंट, और जो ये रिएक्टेंस है दैट इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, तो इसमें जो करंट होती है दैट इज IM। This is applied voltage plus minus V1 and this is induced EMF at transformer primary represented as E1. Similarly, secondary side the induced EMF will be E2. Secondary winding का resistance R2, secondary winding का reactance X2, load और load के across जो voltage है that is V2. This is load and the current is I2. और ये वाली जो करंट कहलाती है दैट इज I1 डैश। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर में अगर फिर से बात करूं, इनपुट वोल्टेज इज V1, प्राइमरी करंट इज I1 करंट जो होती है जो हम पढ़ चुके हैं दैट इज इक्वल टू I5 प्लस I1 डैश। I5 क्या होता है, I5 इज नो लोड कंपोनेंट ऑफ द करंट, नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, और I1 डैश क्या होती थी, I1 डैश होती थी कंपनसेटिंग करंट। जब हम लोड लगाते हैं तो दैट इज कंपनसेटिंग करंट, जो कि सेकेंडरी या लोड करंट को न्यूट्रलाइज करती है, दिस इज कंपनसेटरी करंट। दैट मींस I1 इज भी I5 प्लस I1 डैश। तो ये I1 करंट है दैट इज इक्वल टू I5 प्लस I1 डैश। तो ये तो नो लोड करंट कहलाती है और ये कंपनसेटिंग करंट कहलाती है। R0 जो है रिस्पॉन्सिबल है कोर लॉस कंपोनेंट के लिए, X0 जो है मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए। सिमिलरली EMF जो इंड्यूस्ड हो रहा है दैट इज E1 इन प्राइमरी एंड E2 इन सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 और सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस X2। सेकेंडरी करंट इज I2 दैट इज टर्म्ड एज लोड करंट, एंड द वोल्टेज अक्रॉस लोड इज टर्म्ड एज लोड वोल्टेज दैट इज V2। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है इसको हम प्राइमरी साइड पे रेफर करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी किया था। तो इसमें हम वापस से उसको रिलेट कर देंगे। कैसे करेंगे, दिस विल बी R1 करंट दैट इज I1, this is X1
then this current is I naught, resistance R naught, current is IC, reactance X naught, current is IM, और this is induced EMF, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेफर किया जब, तो ये जो रेजिस्टेंस हो जाता है ये क्या हो जाता है R2 अपॉन के स्क्वायर, रिएक्टेंस जो है ये क्या हो जाएगा X2 अपॉन के स्क्वायर, और ये जो है लोड जो वोल्टेज है ये आपका हो जाएगा V2 बाय K, दिस इज लोड। सेकेंडरी करंट की अगर हम बात करते हैं I1 डैश इज इक्वल टू K ऑफ I2, जहां पर K क्या है, ये क्या चीज है, एग्जैक्ट इक्वलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर when referred to primary side. When referred to primary side means हमने सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड पर जब रेफर किया तो हम ये देखते हैं कि ये क्या बन जाता है R2 अपॉन के स्क्वायर, और ये बन जाता है X2 अपॉन के स्क्वायर, वोल्टेज बन जाता है V2 बाई K, और करंट बन जाता है K इंटू I2, जहां पे K की वैल्यू क्या होती है हमने डिस्कस किया है, ये E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी R2 इंटू 1 अपॉन के स्क्वायर, यानी N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, X2 इंटू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, I1 इज इक्वल टू I2 इंटू K मीन्स N2 बाय N1। तो ये मैंने क्या किया, सेकेंडरी को जब मैंने प्राइमरी साइड हमने रेफर किया तो हमारे ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ये लोड वोल्टेज और ये हमारी करंट जो है वो हो गई। यहां पे जो ईएमएफ था E1, तो दैट ईएमएफ इज दिस साइड E1 एंड हियर ईएमएफ इज अगेन E2 बाय K, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको हमने इस तरफ शिफ्ट किया, तो जैसे यहां पे V2 बाय K हुआ ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा E2 बाय K। तो दिस इज टर्म्ड एज एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर व्हेन रेफर टू द प्राइमरी साइड। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि ये जो बीच में कंपोनेंट है दैट इज नो लोड करंट जो है, तो नो लोड करंट क्या होती है, नो लोड करंट कम होती है। तो जब हम एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से हम जाते हैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर की तरफ, तो जब हम अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तो ये जो शंट ब्रांच वाला जो हमारा ये जो R0 और X0 जो आपस में पैरेलल में है, इसको हम यहां से हटा के और इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो जाता है, दिस विल बी R0 X0, this current will be I phi, then this is resistance R1, this is resistance reactance X1, then resistance reactance and load। तो ये हमारा जो है this is termed as plus minus V1, current is I0, this current is IC, this current is I1, this current is I1 dash R1 X1, जहां पे रेजिस्टेंस वही आ जाएगा R2 अपॉन के स्क्वायर, रिएक्टेंस X2 अपॉन के स्क्वायर, वोल्टेज इज V2 अपॉन K, करंट इज I1 डैश इज इक्वल टू K इंटू I2। तो इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर when referred to primary, approximate equivalent circuit of the transformer when referred to the primary side। अब इसमें देखिए जो नो लोड करंट जो होती है ये फुल लोड करंट का 2 से 5% ही होती है, मींस इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो हम इसको अगर नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा, तो केवल हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस तो हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 अपॉन के स्क्वायर, और रिएक्टेंस हमारा हो जाएगा X1 प्लस X2 अपॉन के स्क्वायर, और जो लोड वोल्टेज है दैट इज V2। और यही डायग्राम जब हमने इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी साइड किया था तो यहीं से हमने इसकी स्टार्टिंग गई थी। तो मींस इस सर्किट से अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए आते हैं तो हम वापस वहीं आ जाते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो हमने पहले अपन ने डिटेल में डिस्कस भी किया था।